नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, द वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। डेफिनेशन ऑफ वॉइस: द यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर चेंज्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। अंग्रेजी भाषा की इकाई जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म किसी वाक्य का बिना अपने अर्थ को बदले बदल जाता है, इसे वॉइस कहते हैं। तो यदि मैं इसे सरल शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब हो गया कि वाक्य में किया जाने वाला इस प्रकार का बदलाव कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तो बदल जाते हैं परंतु वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है, इसे वॉइस कहा जाता है। जब कभी भी हम वाक्य में परिवर्तन कर दें, सब्जेक्ट बदल जाए, ऑब्जेक्ट बदल जाए, वर्ब बदल जाए, परंतु वाक्य का अर्थ नहीं बदले, तो इस प्रकार के परिवर्तन को वॉइस कहा जाता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है, वह आम खाता है, ही ईट्स ए मैंगो, उसके द्वारा आम खाया जाता है, अ मैंगो इज ईटन बाय हिम। तो कुल मिलाकर अगर आप इस वाक्य को ध्यान से देखें तो पहले वाक्य में ही ईट्स ए मैंगो, इसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, और दूसरे वाक्य अ मैंगो इज ईटन बाय हिम, इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हमने क्या क्या बदलाव किए, यही सीखने का विषय है। आप देखें ध्यान से, हमने एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए क्या क्या बदलाव किए हैं। ए मैंगो जो हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको हमने अब सब्जेक्ट बना लिया है। हमने एक नई ऑक्सिलरी वर्ब इज का इस्तेमाल किया है। हमने क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया है। हमने बाय का इस्तेमाल किया है, और पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट था ही, उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है, हिम बना दिया है। तो कुल मिलाकर एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें यही 5 प्रमुख प्रकार के बदलाव करने पड़ते हैं। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी पड़ती है, बाय का इस्तेमाल करना पड़ता है, और टेंस के अनुसार सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब का चुनाव करना पड़ता है। तो यदि हम इन 5 बातों को ध्यान में रखें तो बड़ी ही सरलता से हम एक्टिव से पैसिव में वाक्यों को बदल पाएंगे। वर्ब के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता प्रकट हो तथा दूसरा वर्ब के जिस रूप से कर्म की प्रधानता प्रकट हो, अर्थात हमें ये स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट कार्य करता है या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है, उसे वॉइस कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यदि सब्जेक्ट मेन है, कर्ता प्रमुख है, तो एक्टिव वॉइस है, और यदि ऑब्जेक्ट मेन है, कर्म प्रमुख है, तो पैसिव वॉइस है। इतनी सरल सी बात यहाँ पर बताई गई है। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है। अ लेटर इज रिटन बाय राम, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। तो दोनों ही वाक्य में अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाक्य में राम प्रमुख है और दूसरे वाक्य में लेटर प्रमुख है। यानी जब सब्जेक्ट मेन रहेगा तो एक्टिव वॉइस है, और जब ऑब्जेक्ट मेन हो जाएगा तो वह पैसिव वॉइस होती है। इसी प्रकार से इस उदाहरण में भी बताया गया है, रमेश बीट्स टू राम, रमेश राम को पीटता है, और राम इज बीटन बाय रमेश, राम को रमेश के द्वारा पीटा जाता है। तो फिर वही बात है, यदि सब्जेक्ट मेन है तो हमारा एक्टिव वॉइस है, इसे हिंदी में कृतवाच्य बोला जाता है, और यदि ऑब्जेक्ट मेन है तो वह पैसिव वॉइस है, इसे हिंदी में कर्मवाच्य बोला जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस वह वॉइस होती है जिसमें क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, तथा पैसिव वॉइस वह वॉइस होती है जिसमें क्रिया के द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। तो सबसे सरल शब्दों में कहें तो यदि सब्जेक्ट मेन है, हमारा फोकस सब्जेक्ट के ऊपर है, तो वह एक्टिव वॉइस है, और यदि हमारा फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाए तो वह पैसिव वॉइस होती है। इसके और उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखें, एक्टिव वॉइस जब कभी भी होती है तो किया जाने वाला कार्य हमेशा कर्ता करता है और उसे सीधे सीधे तौर पर वह करता है, और हमारा मेन फोकस सीधे सीधे सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है। राम एक पत्र लिख रहा है, राम इज राइटिंग ए लेटर। तो आप देखेंगे जो सबसे पहले चीज़ आती है उसी के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादातर जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट राम है, हमारा फोकस राम के ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर है, तो यह एक्टिव वॉइस का एक उदाहरण कहा जाएगा। और जबकि हम इस वाक्य में देखें पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें
कर्ता के द्वारा होते हुए कार्य को दिखाया जाता है। हमारा मुख्य फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाता है। जैसे पहले वाक्य राम एक पत्र लिख रहा है कि पैसिव वॉइस में हम इस रूप में रूपांतरण करेंगे, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है। तो अब हम देखेंगे पहले वाक्य में हमारा राम पर फोकस था, लेकिन अब दूसरे इस पैसिव वॉइस वाले वाक्य में हमारा फोकस पत्र के ऊपर आ गया है। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। तो पैसिव वॉइस वही होता है जिसमें हमारा मुख्य फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाता है। तो कुल मिलाकर वही बात फिर से आ गई, यदि सब्जेक्ट मेन है, हमारा फोकस सब्जेक्ट के ऊपर है तो उसे एक्टिव वॉइस बोला जाएगा, और यदि ऑब्जेक्ट मेन है, हमारा फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो उसे पैसिव वॉइस बोला जाता है। अब आपको मालूम है कि हमारे कुल मिलाकर 12 टेंसेज होते हैं, जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। इनकी 12 सब कैटेगरीज कहलाती हैं। जैसे आपको पता ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों प्रेजेंट टेंस के सब कैटेगरीज हैं। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों पास्ट टेंस की सब कैटेगरीज हैं। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों फ्यूचर टेंस की सब कैटेगरीज हैं। तो कुल मिलाकर प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की 4, 4 और 4, 12 कुल सब कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 2 मुख्य बातों को आपने ध्यान में रखना है। यदि आपको एक्टिव वॉइस के ही नियम पता नहीं है, एक्टिव वॉइस यानी टेंस के ही नियम पता नहीं है, तो पैसिव वॉइस आप कभी नहीं बना पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखें। यदि आपको एक्टिव वॉइस के ही रूल्स पता नहीं है कि जो सब्जेक्ट पहले आया है तो क्यों आया है, वर्ब के साथ एस जुड़ा है तो क्यों जुड़ा है, कौन से टेंस का ये उदाहरण है, अगर आप एक्टिव वॉइस को ही नहीं पहचान पा रहे तो आप पैसिव वॉइस में उसे कैसे बदलेंगे। तो पहली बात यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है, यदि आपको टेंस नहीं आते हैं तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले टेंस को सही रूप में समझें और टेंस के वाक्य का अभ्यास पहले कर लें। जब उसके रूल्स आपको पूरी तरह से समझ आ जाएं, उसके बाद आप पैसिव वॉइस को ध्यान से समझ पाएंगे। 100%, 100% आप इसके रूल्स को ध्यान से समझेंगे। और यदि आपको टेंस के बारे में जानकारियाँ चाहिए तो चैनल के ऊपर टेंस से संबंधित वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप उसको पूरी तरह से देखें और अपने हर डाउट को उन वीडियोस में क्लियर कर लें। और जब आपको ये लगे कि टेंस के ऊपर आपकी थोड़ी एक अच्छी पकड़ बन चुकी है, तब आप 100% तैयार हैं पैसिव वॉइस के चीज़ों को समझने के लिए। अब यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें बताई गई हैं वो ये हैं कि कुल मिलाकर हमारे 12 तो टेंस हैं, 12 सब कैटेगरीज हैं टेंसेज की, परंतु उनमें से 4 सब कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पर पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वो कौन सी हैं? वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इन 4 सब कैटेगरीज की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। बाकी की जो 8 सब कैटेगरीज बचती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस बनती है। एक्टिव से पैसिव बनाने की जो विधि है हम पहले भी उसे बता चुके हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा और हम चाहते हैं कि आपको क्लेरिफाई हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण ले लिया, राम सिंह से सॉन्ग, राम एक गाना गाता है, एक गीत गाता है। तो आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये उदाहरण है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मेन है राम, तो फिर हमारा ये एक्टिव वॉइस है। और जब हम इस एक्टिव वॉइस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इस रूप में इस वाक्य को बोला जाएगा, अ सॉन्ग इज सैंग बाय राम। तो कुल मिलाकर वही हम बदलाव कर रहे हैं जो हमने आपको पहले भी बताया। आप देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट था राम, हमने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, बाय का इस्तेमाल किया, बाय राम। दूसरी बात, जो हमारी वर्ब थी सिंग्स,
हमने उसका थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब बना दिया। सिंग्स का सेंग बन गया, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब बन गई। और एक नई ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया इज का इस्तेमाल हमने किया है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट था ए सॉन्ग, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया है। तो इस प्रकार से जो हम आपको 5 मुख्य बातें बताई कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का चुनाव करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का चुनाव करना है, हमेशा ही पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, और नए बने ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करना है। अगर ये 5 बातें आप ध्यान से नियम को ध्यान रखें तो आप बड़ी ही सरलता से एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकेंगे। तो कुल मिलाकर जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कर्ता को कर्म बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय को लिखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करो, और टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिखो। यही 5 बातें जो प्रमुख हैं उसी को स्क्रीन के ऊपर बताया गया है। अब हमें ये ध्यान में रखना होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो क्या पैसिव वॉइस में भी वह आई ही रहेगा? तो हम कहेंगे नहीं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस में वह ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा और वह बन जाएगा बाय मी, और बाकी के सब्जेक्ट्स में भी इसी प्रकार के बदलाव होंगे, चार्ट के अनुसार बदलाव होंगे। जैसे अगर सब्जेक्ट है आई तो पैसिव वॉइस में उसे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर, यानी पीछे ले जाकर बाय मी। इसी प्रकार से यू है तो बाय यू, सी है तो बाय हर, दे है तो बाय देम, वी है तो बाय अस, ही है तो बाय हिम, इट है तो बाय इट, और हु है तो बाय हुम। तो इस प्रकार से जैसा स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है कि यदि सब्जेक्ट आगे दिए हुए ये वर्ड्स हैं तो इन्हें पैसिव वॉइस में ले जाकर, ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर हमें इन शब्दों में से सब्जेक्ट के अनुसार शब्द का चुनाव करते हुए लगा देना है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे ऑब्जेक्ट हैं आगे दिए हुए अक्षर, वर्ड्स, तो हमें उन्हें सब्जेक्ट बनाते समय क्या बदलाव करने हैं। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट केस का यदि कोई प्रोनाउन दे रखा है तो उसे किस प्रकार से हमें बदलना है, उसके बारे में इस स्क्रीन पर दिखाया गया है। जैसे आप देखें, यदि हमारा ऑब्जेक्ट है मी और मी को हमें अब बना देना है सब्जेक्ट, तो मी की जगह अब सब्जेक्ट रहेगा आई। तो यदि एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट है मी और हमें उसे पैसिव वॉइस में बदलना है, तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम मी को मी नहीं लिखेंगे परंतु मी को लिख देंगे हम आई, और बाकी के शब्दों में भी इसी प्रकार के बदलाव होंगे। यू है तो यू ही रहेगा, हर है तो सी हो जाएगा, दैम है तो दे हो जाएगा, अस है तो वी हो जाएगा, हिम है तो ही लिखेंगे, इट है तो इट ही रहेगा, हुम है तो हु लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से जैसा स्क्रीन पर बताया गया है कि ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट केस का यदि कोई प्रोनाउन है तो उसे स्क्रीन पर दिए गए नियम के अनुसार ही बदला जाता है। पहले रूल्स के बारे में हम लोग समझते हैं। पहला और सबसे बेसिक जो नियम है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हमने लगाना होता है। जैसा उदाहरण में आप देखें, राम राइट्स ए लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो राम पत्र लिखता है, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। तो जो बदलाव हमने किया वही सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। तो यही हमारा रूल नंबर फर्स्ट रहेगा सारे ही टेंसेज में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। यही नियम अप्लाई रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। और दूसरा जो नियम है, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोला जाता है। केवल और केवल इसी का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा और किसी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, जब भी हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस में केवल और केवल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी आप उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं। राम राइट्स ए लेटर एक्टिव वॉइस है, अ लेटर इज रिटन बाय राम पैसिव वॉइस हो गया। तो जो हमारी
क्रिया है, जो हमारी वर्ब है राइट लिखना, उसकी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटर्न का इस्तेमाल किया है। तो पैसिव वॉइस में सारे ही टेंसेज में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आती है और कोई फॉर्म और कोई क्रिया का रूप पैसिव वॉइस में नहीं लगाया जाता है, नेवर, कभी नहीं लगाया जाता। राम इज़ राइटिंग ए लेटर, और इसे हमने इस रूप में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। तो आप ध्यान दें, फिर से राइटिंग को हमने रिटर्न कर दिया है, तो फिर से हमने क्रिया की तीसरी अवस्था का ही इस्तेमाल किया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल किया है। तो जो हमारा रूल नंबर सेकंड है, क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल करना है, किसी और क्रिया के रूप का इस्तेमाल नहीं करना, वर्ब के किसी और रूप का इस्तेमाल नहीं करना, केवल और केवल थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। ये हमारा रूल नंबर सेकंड है। तो आशा करता हूँ स्क्रीन पर दिया गया रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड आपको समझ में आया होगा। अब हम रूल नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले मुख्यतः बाय का प्रयोग होता है, जैसा आपने पिछले कई उदाहरणों में देखा। यहाँ पर एक्टिव वॉइस का रूप है ही ड्रिंक्स मिल्क, और हमने इसे पैसिव वॉइस में इस रूप में बदल दिया, मिल्क इज़ ड्रंक बाय हिम। तो चलो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म तो हमने लगा दी, जो हमने बताया कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आनी है, परंतु इतनी सी बात है, जो हमारा ही था अब वो ऑब्जेक्टिव केस में चला गया है और हिम बन गया है। अब रूल नंबर थर्ड यही कहता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव केस में चला गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है, उससे पहले हमें बाय का इस्तेमाल करना होता है। तो जितने भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, उन सभी में 90 to 95% सेंटेंसेस में हम नए बने हुए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे। यही हमारा नियम नंबर 3, रूल नंबर थर्ड कहता है। अब हम रूल नंबर 4 पर आ जाते हैं। किसी वाक्य में सब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार बाय की जगह विद या टू का प्रयोग भी किया जाता है। इसलिए हमने आपको बोला कि बाय का इस्तेमाल 90 से 95% केसेस में होता है। 2-4% केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें बाय का इस्तेमाल नहीं होता है, उसके भी हम उदाहरण यहाँ पर आपको कुछ दे रहे हैं। इनके केसेस कम होते हैं, ज़्यादातर में बाय का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बिना बाय वाले भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे आप देखेंगे एक्टिव वॉइस है आई नो हिम, और पैसिव वॉइस इसका हो गया ही इज़ नोन टू मी। एक्टिव वॉइस है वाटर फिल्स ए टैंक, और पैसिव वॉइस हो गया अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर। तो पहले वाक्य में टू का इस्तेमाल है, दूसरे वाक्य में विद का इस्तेमाल है, बाय का इस्तेमाल दोनों ही वाक्यों में नहीं है। तो इस तरह से कुछ ऐसे भी केसेस आ सकते हैं जिसमें हमें बाय का इस्तेमाल नहीं करना होता, परंतु ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं। ये हमारा रूल नंबर 4 है। तो आशा करता हूँ आपको रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 दोनों ही समझ में आए होंगे। अब हम रूल नंबर 5 पे आते हैं। पैसिव वॉइस में बदलते वक्त हेल्पिंग वर्ब में भी बदलाव होता है, यानी सहायक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन सबसे ज़्यादा प्रमुख होते हैं। ये बदलाव एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस के टेंस पर निर्भर करता है और इसके कुछ नियम होते हैं। और जो बच्चे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देने के लिए आपको छोटी सी जो मैंने अभी स्क्रीन पर चीज़ें बताई, केवल उतना ही ध्यान रखना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ, बाय का इस्तेमाल करो, ये तो चीज़ें बहुत ही सरल हैं। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इस चीज़ के ऊपर, इस पर फोकस हमें करना पड़ता है। तो इसके भी कुछ नियम हैं, इसीलिए मैंने बोला पहले आपको टेंस पता होने चाहिए। और जब आपको टेंस पता है, उसके बाद स्क्रीन पर दिए गए नियमों के अनुसार बड़ी ही सरलता से आप एक्टिव के रूप को पैसिव में बदल सकते हैं। यदि हमारा जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है पहला, तो हमें उसे इस रूप में प्राप्त होगा, या तो सिंपल है तो SEIS लगी रहती है, और नेगेटिव है तो डू या डज का इस्तेमाल हुआ रहता है। तो यदि हम यहाँ पर देखते हैं एक्टिव वॉइस में हमें इसमें से कोई भी रूप मिलता है SEIS, डू या डज वर्ब के साथ में, तो फिर हमें उसे पैसिव वॉइस में बदलते वक्त इज, एम और आर का इस्तेमाल करना होता है। और इसके वही रूल्स हैं। अगर सब्जेक्ट है ही, सी, इट सिंगुलर नाउन तो फिर इज आएगा, अगर सब्जेक्ट है आई तो एम आएगा, और यदि सब्जेक्ट है वी, यू, दे या प्लूरल नाउन तो आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस को इसी नियम के अनुसार बदला जाता है। सिंपल है तो सिंपल
नेगेटिव है तो दोनों में नॉट लगेगा, इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 2 नंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यदि कोई उदाहरण है एक्टिव वॉइस में है, उसमें ईजेएमआर दे रखा है, पहले से ही दे रखा है ईजेएमआर, और हमें ईजेएमआर वाले वाक्य को अब पैसिव वॉइस में बदल देना है, तो हमें इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग में से किसी एक का चुनाव करना है। और बाकी नियम पहले की तरह ही रहेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ हैं, और बाय का इस्तेमाल करो, वो नियम वैसे ही रहेंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं, यदि एक्टिव वॉइस में ईजेएमआर हमें दे रखा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में से किसी एक का चुनाव करना है। और जो मैंने आपको बताया अभी, यदि सब्जेक्ट है ही, सी, इट, किसी का नाम सिंगुलर नाउन तो इज बीइंग, यदि सब्जेक्ट है आई तो एम बीइंग, और यदि सब्जेक्ट है वी, यू, दे प्लूरल नाउन तो आर बीइंग का इस्तेमाल करना है। अब हम अपने वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ आते हैं और देखते हैं यदि एक्टिव वॉइस के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्राप्त होती है तो इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलते समय हैज या हैव को हमें हैज बीन या हैव बीन में बदल देना होता है। मैं फिर आपको बता दूं, यदि एक्टिव वॉइस में हमें हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है तो हमें पैसिव वॉइस में बदलते समय हैज बीन या हैव बीन में से किसी एक को लगा देना है। वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि पैसिव वॉइस में हमारा नया सब्जेक्ट क्या बन चुका है। तो यदि सब्जेक्ट रहेंगे ही, सी, इट, किसी का नाम सिंगुलर नाउन तो फिर हम लगाएंगे हैज, और यदि सब्जेक्ट रहेंगे वी, यू, दे प्लूरल नाउन तो फिर हम लगाएंगे हैव। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। अब हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में आते हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में जितने भी हम वाक्य बनाते हैं उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है हमारी सिंपल में, और डिड का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में। तो यदि पास्ट इंडेफिनेट टेंस का कोई वाक्य एक्टिव वॉइस का दे रखा है और उसे पैसिव वॉइस में हमें बदलना है तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम उसमें वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट, हमारा कर्ता रहेगा आई, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन या किसी का नाम तो फिर हम वाज लगाएंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट रहेगा वी, यू, दे प्लूरल नाउन तो फिर हम वर का इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के दिए गए किसी भी वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इतना ही ध्यान रखना है कि हमें यदि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या डिड वाक्य में देखने के लिए मिलती है तो उसे पैसिव में बदलने के लिए हमें वाज या वर का इस्तेमाल करना है। और बाकी नियम जो मैं बार बार बता रहा हूँ वही रहेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ, बाय का इस्तेमाल करो, और जो टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगानी है उसी के बारे में हम इस स्क्रीन पर समझ रहे हैं। तो हम 5वें नंबर पर आते हैं। यदि हमारा जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी एक्टिव वॉइस के वाक्य में हमें वाज या वर देखने के लिए मिल रहे हैं तो फिर हमें उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय वाज बीइंग या वर बीइंग में से किसी एक का चुनाव करना होता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा पैसिव वॉइस में नया सब्जेक्ट क्या बन चुका है। तो यदि हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है आई, ही, सी, इट किसी का नाम तो फिर हमने लगा देना है वाज, और यदि सब्जेक्ट है हमारा वी, यू, दे प्लूरल नाउन तो फिर हमने लगा देना है वर, और बीइंग को हमने साथ में अटैच कर देना है। तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल देंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के दिए गए वाक्य को। अब हम अगले पर आते हैं जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, और यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में हमें देखने के लिए मिल रहा है हैड, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में हमें देखने के लिए मिल रहा है हैड तो हम उसे पैसिव वॉइस में बदलते समय हैड बीन में बदल देंगे। बाकी नियम जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ वैसे ही रहेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ, वो नियम वैसे के वैसे ही रहेंगे। केवल इतना परिवर्तन करना है, यदि एक्टिव टेंस में हमें हैड देखने के लिए मिल रहा है तो पैसिव वॉइस में हमें हैड बीन में
परिवर्तन करते हुए लगा देना है। हैड, इसमें कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं, हमें कोई चुनाव नहीं करना। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सभी के साथ हैड बीन लगाया जाता है। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कुछ भी हो, सभी के साथ हमने हैड बीन का इस्तेमाल करना है पैसिव वॉइस में, यदि हमें एक्टिव वॉइस में हैड प्राप्त होता है तो। अब हम 7वें नंबर पर आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। जैसा कि आप जानते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में विल या सेल का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में विल और सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें विल बी या सेल बी का भी इस्तेमाल कई बार करना पड़ता है। तो केवल इतना ध्यान रखना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल या सेल, उसके साथ हमें बी को और अटैच कर देना है और बाकी नियम पहले की तरह ही रहेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट है आई और वी तो हम सेल लगा देते हैं, और यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर कोई और है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, किसी का नाम है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो हमें विल लगाना होता है। तो इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर, यानी यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में विल हैव या शैल हैव देखने के लिए मिल रहे हैं, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में विल हैव या शैल हैव देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इस्तेमाल करना होता है। और बाकी सभी नियम वैसे ही रहते हैं, जैसे आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करो, और जो मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण बात इस स्क्रीन के ऊपर बताई है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का चुनाव करो। तो यदि आप यही 5 बातें कर सकें तो आप 100% एक्यूरेट पैसिव वॉइस बना सकेंगे।